नमस्कार साथी, गुरुकुल निशुल्क प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रवीण जोशी आज आपको जोधपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बारे में बताया था ग्रंथि क्या होती है, नलिका विहीन ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि एंड उसके पश्चात मिश्रित ग्रंथि। तो अब आज आप अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके बारे में हार्मोन वगैरह सब अलग अलग कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास जो अपन ने की थी उसका एक बार वापस वीडियो देख लेना, उसके पश्चात इस वीडियो को देखना, जिससे आपको जो उसमें पढ़ाया हुआ है वो इसमें आपको टोटल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां एक एक पढ़ेंगे। जैसे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर सबसे पहले ग्रंथि पढ़ेंगे अपन पीयूष ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथियां पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, फिर उसके पश्चात एड्रिनल, उसके पश्चात थाइमस, उसके पश्चात ग्रंथि आएगी आपके पीनियल, उसके पश्चात अपन ग्रंथि पढ़ेंगे थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, अंडाशय, वृषण, etc। अब आपको सबसे पहले ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई अंतःस्रावी, इनको अंतःस्रावी क्यों कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि भाई क्योंकि इसमें नलिका नहीं पाई जाती, नलिका नहीं होती है। कल बताया था आपको नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका नहीं होती है। ये अपने स्राव को किसमें मिलाती है? रुधिर में। किसमें मिलाती है? रुधिर में। इनसे स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन। और हार्मोन शब्द किसने दिया? हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक है आपका हार्मोन बेलिस व स्टार्लिंग। ये कल पढ़ चुके हैं अपन। और अंतःस्रावी तंत्र का जनक थॉमस एडिसन। आज की क्लास में आपकी शुरू हो रही है पीयूष ग्रंथि। पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि कल बताया था मैंने आपको, कुछ फैक्ट है उसके बारे में। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि या लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, रासायनिक फैक्ट्री लीवर। और दूसरा फैक्ट आपका पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा फैक्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्रंथि। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है। भाई क्वेश्चन पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आपको लिखना थायराइड ग्रंथि। अब इसके पश्चात पूछेंगे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तब आपकी उत्तर मिलेगा आपको पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये तो थे छोटे छोटे फैक्ट। अब यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शुरू की अपने पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? तो कारण ये है कि स्कूल के अंदर एक मास्टर होता है, वो क्या करता है कि आपके पूरे स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल करके रखता है कि भाई कितना उनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मास्टर। उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जितनी भी बाकी ग्रंथियां हैं, एड्रिनल है, पीनियल है, थाइमस है, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करेंगे आपकी पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, ये लोकेशन कहां पे होती है, कहां पे लोकेटेड होती है? तो लोकेशन देखें तो ये मस्तिष्क के सेला टर्सिका पार्ट में,
मस्तिष्क के सेला टर्सिका पार्ट में, सेला टर्सिका पार्ट में इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। इनफंडिबुलम इसके द्वारा ये मस्तिष्क में सिचुएट होती है। यानी पूछ ले आपको पीयूष ग्रंथि शरीर के किस ऑर्गन में रहती है, तो आपको उत्तर देना मस्तिष्क के सेला टर्सिका पार्ट में इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। अब पीयूष ग्रंथि के ये चीज होगी, लोकेशन होगी। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि होती है, ये नर और मादा में क्या फर्क होता है। तो देखो पीयूष ग्रंथि का वेट होता है, वो होता है 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.6 ग्राम। किसी बुक में आपको मिलेगा 0.5 ग्राम। तो लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम तक इसका वजन होता है। ये ग्रंथि जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला के अंदर ये इसका भार थोड़ा ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। गर्भवती महिला में इसका भार बढ़ जाता है। गर्भवती महिला में इसका भार बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं तो आपका इस पीयूष ग्रंथि के पश्चात इसके अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देखेंगे। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का देखते हैं, एक हार्मोन को देखते हैं कि कहां पे क्या क्या हार्मोन स्रावित होंगे। तो अब हार्मोन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में यह देखना है कि पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं, पहली हार्मोन है आपका एसटीएच। मैं आपको शॉर्ट टर्म में लिखा रहा हूं यहाँ पे और साथ में फुल फॉर्म भी बताऊंगा, तो आपको पूरा एक चीज कंप्लीट होगी। एसटीएच, दूसरा हार्मोन टीएसएच, इसके साथ में नाम लिख रहा हूं मैं आपको, इसको कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसको कहेंगे आपका वर्दी हार्मोन। भैया पूरी चीज क्लियर करता जा रहा हूं, देखते सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या इसको कहते हैं वर्दी हार्मोन। क्या कहेंगे? वर्दी हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वर्दी हार्मोन, या इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन इंग्लिश में इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन भी कहलाता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। टीएसएच कहते हैं थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, भाई ये थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों है? तो देखिए थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए है कि ये थायराइड ग्रंथि के अंदर, मैंने पहले बोल दिया कि ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि है तो ये थायराइड ग्रंथि को जाके संदेश देगी, कहेगी भैया आप क्या करें, आप थायरोक्सिन हार्मोन का स्तरण करें। किसको बोलेगी? थायराइड ग्रंथि को। कौन बोल रही है? पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को जाके कहती है भैया आप थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन के स्तरण को प्रेरित करने का कार्य करती है टीएसएच। पूरा नाम थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन कर रही है? ग्रंथि कौन कर रही है? थायराइड ग्रंथि। करा कौन रहा है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब तीसरा हार्मोन देखते हैं। आपको मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, इसके पश्चात आपको डिटेल में बताऊंगा भाई एसटीएच क्या है, टीएसएच क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, रोग कौन सा होता है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले नाम बता देता हूं टीएसएच। फिर उसके पश्चात अपन देखते हैं तो आपका आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसमें दो हार्मोन आएंगे, एक आएगा एफएसएच और दूसरा आएगा एलएच। तो दोनों के अंदर देखना अलग अलग कार्य। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन, हिंदी में कहते हैं पुटक प्रेरक हार्मोन, या इसको कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
भैया इस चीज को समझना, देखो ये है एफएसएच पुटअप हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देखते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी अंडा से, और आगे बताएंगे इसके अंदर क्या होगा, पहले नाम लिख देता हूं। एलएच, पूरे एक साथ नाम लिखा रहा हूं, हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो पूरी क्लियर होते जाएंगे। एलएच, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाइजिंग हार्मोन। अब भैया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये गोनेडोट्रोपिक यानी जितने भी गायन मतलब आपके शुक्राणु अंडाणु का निर्माण भी इसी हार्मोन के द्वारा होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा। अब आगे चलता है तीसरा पीयूष ग्रंथि एसटीएच, टीएसएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब आपका चौथा हार्मोन देखते हैं, तो इसके अंदर आएगा आपका ऑक्सीटोसिन, 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 या इसको पीटोसिन भी कहा जाता है भैया, इसको पीटोसिन भी कहते हैं, पीटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन। अभी इसका कार्य बताया जाएगा आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। एक एक हार्मोन का नाम लिख रहा हूं पहले, फिर उसके पश्चात उसके अंदर डिटेल बताई जाएगी आपको। अब है आपका पांचवा हार्मोन, जिसका नाम होगा आपका दुग्ध जनन हार्मोन, जिसको कहते हैं दुग्ध जनन हार्मोन, या इसको कहेंगे एलटीएच, लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दुग्ध जनन हार्मोन या लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसके पश्चात आता है आपका हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, दुग्ध जनन, गोनेडोट्रोपिक, टीएसएच, एसटीएच। अब आपका आता है 6 नंबर का हार्मोन आएगा एडीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हार्मोन ये भैया, एडीएच, एडीएच हार्मोन। टेक्निकल टीम यहां पे दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे? ओके भैया मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे देखना। 6 नंबर का हार्मोन है आपका एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको हिंदी में कहते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। अभी इसके बारे में अलग अलग चीजें सभी आपको क्लियर कराई जाएगी। वैसोप्रेसिन भैया ये तो थे आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। अब इस एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या होता है, इसकी डिजीज कौन सी होती है, इसके कमी से बीमारियां हो जाती है, तो उसके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। तो आपका पहला हार्मोन है जिसका नाम है वर्दी हार्मोन, या इसको कहते हैं एसटीएच। टेक्निकल टीम यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? ओके, या देखिए पहला हार्मोन देख रहे हैं अपन एसटीएच, या इसको कहेंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इसको कहेंगे आपका वर्दी हार्मोन। पहला हार्मोन लिख रहा हूं वर्दी हार्मोन, या इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब भैया ये हार्मोन करता क्या है, तो अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये हार्मोन करता क्या है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो नियंत्रण करता है वो होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये शरीर की वृद्धि और विकास कैसे करता है, तो ये शरीर की हड्डियां व मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हड्डियां और मांसपेशियों को वृद्धि और उसकी वृद्धि का नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो अब आप इस हार्मोन का अगर देखें तो इससे होगा क्या, इसकी कमी से अधिकता से क्या होगा, तो इसकी अधिकता के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि भाई ये हार्मोन, पहले तो पूछ सकते हैं आपको ये हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आप क्या लिखोगे भैया पीयूष ग्रंथि से। अब यहां पे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, एक क्वेश्चन बोलना भूल गया कि आपका शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है।
अब यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एचटीएच हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण इसकी अधिकता के कारण जब इस हार्मोन का स्त्रवण ज्यादा होता है, जब स्त्रवण ज्यादा होता है, सीक्रेशन ज्यादा होता है, स्त्रवण ज्यादा होता है तब कौन सा रोग होता है, और कम होता है तब कौन सा रोग होता है। ज्यादा स्त्रवण ज्यादा होने पर जो रोग होगा उसका नाम होगा कायता, या फिर इसको कहते हैं दूसरा एक्रोमेगेली। क्या रोग, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्रोमेगेली। अब यहाँ पे ये क्या है भैया? भीमकायता। तो आपने देखा होगा खली का आकार दिखता होगा कितना लंबा और चौड़ा, लंबाई में कितनी लंबाई है, तो इसके अधिक स्त्रवण से उसकी हाइट बॉडी क्या हो जाती है? लंबी, बड़ा भीम के समान दिखने लग जाता है। तो रोग का नाम है एक्रोमेगेली या भीमकायता। भीम यानी भीम का शरीर कितना लंबा चौड़ा था, उसी प्रकार इस एस्ट्रियस हार्मोन के ज्यादा स्त्रवण के कारण एक्रोमेगेली या भीमकायता रोग हो जाता है। अब आपको इसके कम स्त्रवण से, अब यहाँ पे इस हार्मोन के कम स्त्रवण से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, कम स्त्रवण से हार्मोन के एचटीएच हार्मोन के कम स्त्रवण से होने वाला रोग, तो होने वाला रोग है आपका बोनापन। क्या कहोगे इसको? बोनापन। ये बाल्य अवस्था में अगर इस हार्मोन का स्त्रवण कम होता है तब उसमें रोग होता है बोनापन। क्या हो जाता है? बोनापन। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो बता देते हैं कि राजपाल यादव की हाइट कम है, तो उसका कारण अपन देखें तो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। साइंस को हमेशा आपके दैनिक जीवन में लेना चाहिए, जो आपके दैनिक में व्यवहार में चलता है उस प्रकार से आप पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं साइंस को कभी भी रटना नहीं चाहिए, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझते जाइए और आपको एक एक क्वेश्चन निकल के आएंगे अपना। जैसे अब आपको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में देखना है भैया कि ये कैसे स्रावित होता है। अब आपको मैंने बता दिया कि एक एक एग्जांपल, कैसे आपका भीम है तो भीम की हाइट कैसे, क्योंकि एचटीएच हार्मोन की ज्यादा स्त्रवण हुआ। खली है तो खली का आकार लंबा है, तो उसका कारण क्या है कि अगर आपको देखना है तो एचटीएच हार्मोन के कारण होता है। अब मैं एक चीज कहता हूं आपसे कि भाई साइंस क्या है, तो साइंस के अंदर आप ऐसे नहीं है कि आपको रटना है, ये रटने वाली चीजें नहीं है, आपको समझनी है और उसको एक बार देखना है। तो आपको इसमें समझने के पश्चात पता चलता है कि कोई हार्मोन का क्या वर्क है, क्या कारण है। आप एनवायरनमेंट में देखें कि एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है, तो आपको साइंस बहुत इंटरेस्ट भी है, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया। एक एक चीज इंटरेस्ट मिलेगा आपको, अभी बताएंगे आपको अगर अच्छी अच्छी चीजें आगे। देखिए आगे। अब आपका एचटीएच हार्मोन कम स्त्रवण से बोनापन, इसको वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, कमी से बोनापन होता है। दूसरा हार्मोन देखते हैं, दूसरा हार्मोन आता है आपका थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन दूसरा हार्मोन का नाम क्या भैया? थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब भैया थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग TSH, इसको TSH कहते हैं, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या कर रही है? पीयूष ग्रंथि यहाँ पे आपके थायराइड ग्रंथि के पास जाके बोलती है, मस्तिष्क से संदेश भेजती है, भैया आप किसका सीक्रेशन करें? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करें। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करने को प्रेरित करती है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण को प्रेरित करती है। इसके जब थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा स्त्रवण से कम स्त्रवण से कौन से रोग होते हैं, वो आपको थायराइड ग्रंथि में बताया जाएगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित कौन कर रहा है भैया? पीयूष ग्रंथि। मैंने पहले बताया था आपको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती है। अब पीयूष ग्रंथि किसको बोल रही है भैया? यहाँ पे होती है थायराइड ग्रंथि। किस पे आगे? श्वास नली के आगे। तो वहां पे जाके कहती है भैया थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करें, प्रेरणा दे रही।
अब मैं एक ही चीज कहता हूं, टीचर होता है स्टूडेंट को क्या कहता है, प्रेरणा देता है, भैया भैया आप पढ़ाई करें। वो ऐसे तो नहीं खुद पढ़ाई कर लें और खुद नौकरी लग जाए। नौकरी लगने का काम स्टूडेंट का होता है, पर टीचर क्या करता है, आपको प्रेरणा दे सकता है। पढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो टीचर के द्वारा, मास्टर के द्वारा प्रेरणा मिलती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब ये प्रेरणा किसको मिल रही है भैया, थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि को प्रेरणा मिल रही है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करें। अब आगे देखें तो ये तो था आपका दूसरा हार्मोन जिसको कहते हैं टीएसएच, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसमें दो हार्मोन है, मैंने बताया था आपको, एक बताया था आपका एफएसएच और दूसरा बताया था एलएच। तो देखें दोनों के बारे में। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का पहला हार्मोन है जिसका नाम है आपका एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ये हार्मोन किस कार्य क्या है इसका देखते हैं। तो ये फॉलिकल यानी पुटक प्रेरक हार्मोन, ये अंडा से और वर्ण से शुक्राणुओं के निर्माण को पैदा करता है। जो आपके अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं से अंडजनन और शुक्राणुओं से शुक्र जनन को प्रेरित करता है। मानव के नर के अंदर क्या पाए जाते हैं भैया, वर्ण। क्या पाए जाते हैं, वर्ण। मादा में क्या होता है भैया, अंडा से। क्या होता है, अंडा से। और नर के वर्ण से किसका इस तरह मतलब किस जनन को प्रेरित करना, शुक्र जनन को प्रेरित करना, शुक्र जनन को प्रेरित करना। मानव के नर में वर्ण से शुक्र जनन को प्रेरित करना और मादा में अंडाशय से अंड जनन को प्रेरित करना, अंड जनन। तो देखिए भैया ये अब क्या कर रही है, पीयूष ग्रंथि नर के जो वर्ण ग्रंथि होती है, मादा की जो अंडाशय ग्रंथि होती है, उनको जाके प्रेरणा दे रही है कि आप शुक्र जनन प्रेरित करें, अंड जनन प्रेरित करें। और आपको एक चीज बता दिया जाता है कि मादा के अंदर अंडाणुओं का निर्माण मां के गर्भ के अंदर ही हो जाता है, पहली चीज। पर उनका परिपक्व कब होता है, 12-13 साल की उम्र में जब महिला मैच्योरेशन पे आती है तब उसका परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। जबकि नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कब होता है भैया, जब वो किशोर अवस्था में आता है, यानी 15 साल के आसपास आता है, तब उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। इसके अंदर दो चीजें आपको बता दी, वर्ण से शुक्र जनन और अंडाणुओं से अंड जनन को प्रेरित करना, ठीक है। अब दूसरा हार्मोन इसका ये एक एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेक्निकल टीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या बड़ा करूं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस हार्मोन इसको शॉर्ट में कहते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके अंदर इसको एलएच हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अंदर देखेंगे तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो अंडाशय और वर्ण के द्वारा प्रेरित करने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है वो देखते हैं आगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य ये करता है वर्ण के अंदर अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, अंतराली कोशिका द्वारा किसका प्रेरणा दे, किसको स्राव करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नर के अंदर वर्ण से टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन को स्त्रवण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है कौन भैया? एलएच हार्मोन। ये नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। अब दूसरी मादाओं के अंदर, यानी मादा के अंदर ये करता है आपका एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करना। अब टेस्टोस्टेरोन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? देखिए ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? जनन ग्रंथियों के अंदर स्त्रवण करना, जनन लक्षणों को प्रेरित करता है। जैसे महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेट होना, एमसी जिसको कहते हैं आपका जो रेगुलेट करने का कार्य करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण डैडी नोज का आना, आवाज का भारी होना, ये कंधे चौड़े होना, जबकि महिलाओं में स्वर्णिम मेखला चौड़ी होती है। नर के अंदर ये जो कंधे होते हैं ये चौड़े होते हैं, इसका कारण होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और दूसरा मादाओं में स्वर्णिम मेखला, इसको कहते हैं अंश मेखला नर की चौड़ी होती है, स्वर्णिम मेखला महिलाओं की चौड़ी होती है। यानी महिलाओं के अंदर स्वर्णिम मेखला चौड़ा होने का कारण होता है आपका मादा के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है, इसका कार्य होता है स्वर्णिम मेखला के अंदर फैलाव करना, चौड़ा करना। ये किशोर अवस्था में आते आते ये चीजें हो जाती है। तो आगे ये तो था आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब आता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दूसरा हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन ये इसको दूसरा नाम पीटोसिन भी है भैया, पीटोसिन भी कहते हैं, इसको पीटोसिन भी कहा जाता है। ये जो मेडिकल वाले होते हैं ज्यादातर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कारण क्या होता है? कभी कभी आपने जानकारी होनी चाहिए भैया कि भाई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। आपको इसके बारे में बताते हैं ऑक्सीटोसिन होता क्या है। ये क्या करता है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है कि भाई ये हृदय में जाके महिला की जो स्वर्णिम मेखला के अंदर जो आपका गर्भाशय की दीवारें हैं, गर्भाशय, इस हार्मोन को क्या कहोगे? इस हार्मोन का दूसरा नाम एक और भी है जिसका नाम है मतलब उसको कहते हैं भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये गर्भाशय के अंदर संकुचन पैदा करता है। क्या करता है? संकुचन। हाँ, इसका दूसरा नाम है प्रसव पीड़ा हार्मोन। अभी दिमाग से उतर गया था, आगे दिमाग पे प्रसव पीड़ा हार्मोन यानी ये गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की जो दीवारें हैं, गर्भाशय की दीवारों के अंदर, दीवारों में संकुचन पैदा करता है, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब आप गुब्बारा होता है, गुब्बारे को पीछा कहते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता है आपकी गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा? जो अंदर फीटस यानी आपका जो उसके अंदर जो बच्चा है या जिसको कहते हैं आपका भ्रूण है या बच्चा बन जाता है, उस बच्चे को 9 मंथ के पश्चात उसको डिलीवरी के लिए जो तैयार करता है हार्मोन, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के पश्चात बच्चे को वेजाइना, योनि के द्वार से, योनि मुख से बाहर निकाला जाता है। अब आपको पूछ ले भाई प्रसव पीड़ा हार्मोन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। उस 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होगा आपका ऑक्सीटोसिन। तो उस ऑप्शन को आपको सही करना है। प्रसव पीड़ा हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन। गर्भाशय की दीवारों को संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कौन पैदा करता है? तो ऑक्सीटोसिन। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है भैया? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करते, गर्भपात में भी आपका यह हार्मोन काम आता है ऑक्सीटोसिन। अब आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बता दिया। हाँ, मैंने एक चीज कहनी भूल गया था, जो हॉस्पिटल के अंदर
ऑक्सीटॉसिन पिटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है डिलीवरी से पहले, तो उसका कार्य यही होता है भैया, महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीटॉसिन या पिटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। कंफर्म है भैया, ये ऑक्सीटॉसिन पिटोसिन का इंजेक्शन डिलीवरी से पहले अगर महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं हो रही है, उसमें क्या होता है कि भैया पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन है कम स्राव हो रहा है, अब उस स्राव को बढ़ाने के लिए पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटॉसिन या पिटोसिन का इंजेक्शन देके उसको डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, ये तो था आपका ऑक्सीटॉसिन, योनि मुख के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसको? फीटस, बच्चे को बाहर निकाला जाता है डिलीवरी के समय। क्यों? भैया गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करता है। अब आपका एक हार्मोन पढ़ते हैं आपका, जिसका नाम है आपका LTH, लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लैक्टोजेनिक मेरी रेगुलर क्लासों में आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीटॉसिन पिटोसिन आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरह से जो ऑफलाइन क्लासें थी उसमें पढ़ाया था। अभी लॉकडाउन की वजह से आपकी नहीं हो रही है क्लासें, आपको ऑक्सीटॉसिन पिटोसिन ADH ये सभी पढ़ा चुका हूं, पर मैं आपको एक बार वापस लॉकडाउन के अंदर याद दिला रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंफर्म रखनी है। क्यों? लोग क्या होते हैं, लोग बच्चे भूल जाते हैं, लॉकडाउन हो गया अब पढ़ना नहीं है, पर हमेशा ध्यान रखना, अपनी रेगुलर स्टडी रखें। ऑक्सीटॉसिन, लैक्टोजेनिक ये सभी हार्मोन आपको वापस बताया जा रहा है। देखो लैक्टोजेनिक हार्मोन या इसको कहते हैं दुग्ध जनक हार्मोन। ये हार्मोन जो महिलाओं के अंदर स्तन ग्रंथियां होती है, उन स्तन ग्रंथियों में ये लैक्टोजेनिक हार्मोन स्तनों से दूध स्त्राव को बढ़ाता है। क्या करता है? दूध स्त्राव को बढ़ाता है। महिलाओं में ये कार्पस लूटियम से भी स्त्रावित होता है भैया, ध्यान रखना, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और अब यहाँ पे एक चीज और कह देते हैं आपको कि भैया ये तो थे आपके ऑक्सीटॉसिन, लैक्टोजेनिक ये हार्मोन हो गए। अब एक हार्मोन, दो हार्मोन और बचे हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो अब दूसरा हार्मोन देखते हैं। तो पहला ADH हार्मोन देख लेते हैं। अब लास्ट हार्मोन है आपका जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेरी इंपोर्टेंट हार्मोन है। ऑक्सीटॉसिन, ADH और LTH, LH, FSH। अभी मैं इसको पूरा पढ़ाने के पश्चात आपको शॉर्ट में पूरी चीज बता दूंगा। देखिए पीयूष ग्रंथि का अंदर वेरी इंपोर्टेंट हार्मोन ADH। अब आपका हार्मोन आ रहा है एंडिंग में जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन। अब ये आप कहोगे सर ये हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? तो स्राव कौन सा हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से। और ये कार्य कहां पे करेगा? देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहा हूं मैं एक चीज जिसका नाम है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का ये हेनले लूप, और हेनले लूप के पश्चात ये DCT, और ये है आपकी PCT, इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब, इसको कहते हैं DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको कहेंगे हेनले लूप। अब ये है आपका बोमेन संपुट। क्या है भैया? इसको कहते हैं बोमेन संपुट। यहाँ पे एक आती है अभिवाही धमनी, एक लेके जाती है जिसको अपवाही धमनी। यहाँ पे एक चीज क्लियर करवा देते हैं, यहाँ से छन के मूत्र आता है। मूत्र के साथ में बहुत सारे इतने इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाते हैं, बहुत सारा जितना है, सिर्फ ओनली ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड का कोई भी ग्रुप यहाँ से नहीं छनता है, बाकी जितने भी आपके रुधिर में प्रोडक्ट होते हैं वो छन के आ जाते हैं। जल देख लो, जल, वाटर, H2O, ग्लूकोज, मिनरल, जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी मिनरल्स पूरे टोटल छन के आ जाते हैं। अब ये इनका पुनर्अवशोषण होता है, इन सबका पुनर्अवशोषण करता है शरीर अपना, इनका यहाँ से पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया बढ़ाता है, पुनर्अवशोषण होता है। पर हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जल का पुनर्अवशोषण कैसे होगा? तो यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको कि भाई ये हार्मोन करता क्या है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी ये क्या करेगा? ये संग्रह नलिका में, इसको कहते हैं संग्रह नलिका, या इसको कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब। यहाँ पे ये हार्मोन का वर्क होगा। क्या वर्क होगा? ये मूत्र के अंदर से पानी की मात्रा को, जल की मात्रा को, पुनर्अवशोषण को बढ़ाएगा। पुनर्अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है।
पुनर्अवशोषण की मात्रा को बढ़ाता है। इसका मतलब ये जल को शरीर से बाहर निकालने को नियंत्रित करता है। जल में यानी शरीर के अंदर ज्यादा जल रहेगा, खून के अंदर ज्यादा जल रहेगा, बाहर कम पानी निकलेगा। पानी को कंट्रोल करना। डाययूरेटिक, एंटी, एंटी का मतलब होता है विपरीत, विपरीत मतलब डाययूरेटिक यानी यूरिन का विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन है। यानी आपके इसमें जल की मात्रा को नियंत्रण करने का, जल की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य, जल की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है आपका एडीएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन। अब आपको पूछ ले इस हार्मोन की कमी से या अधिकता से क्या होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कल बताया था मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, जो इंसुलिन की हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब एक डायबिटीज और होती है जो बच्चों के अंदर होती है। किसमें होती है भैया? चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। तो ये हार्मोन क्या करता है? अब यहाँ पे एक चीज बोलते हैं भैया कि एडीएच हार्मोन करता है। एडीएच हार्मोन बच्चों के अंदर कमी, इस हार्मोन की कमी के कारण, इस हार्मोन की कमी हो जाती है बच्चों में। इस हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मैंने कल बताया था एक हार्मोन, वो एक रोग, आज बता रहा हूं एक रोग इससे, इस हार्मोन की कमी से, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अब यहां पे एक चीज क्लियर कर लेना भैया, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग हो रहा था डायबिटीज मेलाइटस हो रहा था, और इस एडीएच हार्मोन की कमी से जो रोग हो रहा है उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस में होता क्या, बच्चे को टॉयलेट बैठे बैठे लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। मां यानी आपके इसमें मूत्र की मात्रा बार बार ज्यादा मूत्र लगता है व्यक्ति को, मूत्र की मात्रा में जल की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है बाहर। अब रोग में होता क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, इसको हिंदी में कहते हैं उपगमेह, हिंदी में कहते हैं उपगमेह। यानी डायबिटीज इंसिपिडस रोग में क्या होगा भैया, मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी, मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टॉयलेट बार बार जाने जाते हैं, तो उसका कारण है कि आपका एडीएच हार्मोन की कमी है। और एक और चीज बता देते हैं, आप ज्यादा चाय पीते हैं, सर्दियों का मौसम होता है, पसीना बाहर नहीं निकलता है, तब भी आपको टॉयलेट ज्यादा लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडीएच हार्मोन की कमी है। ये भूल जाना भैया, ये दिमाग में रहता है कभी कभी कि भैया एडीएच हार्मोन के अवसर पड़ा रहे हैं और ये हो रहा है। वो सर्दियों गर्मियों में आपको टॉयलेट बहुत कम लगती है, उसका कारण है भैया कि आपका जो त्वचा है उससे पसीना बाहर निकल जाता है। जब आपको सर्दी का मौसम देखते हैं तो वहां पे सर्दियों के मौसम के अंदर आपका पसीना बाहर नहीं निकलता है शरीर से, तब आपका जो लिक्विड होता है किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो त्वचा भी एक उत्सर्जन का कार्य करती है और आपका मूत्र जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें भी आपका बाहर निकाला जाता है। तो H2O जल की मात्रा को बाहर निकालने के लिए जो काम आता है वो होता है आपका, ये कंट्रोल करने का काम करता है एडीएच हार्मोन। ठीक है, अब आपको ये क्लियर करते हैं एडीएच हार्मोन। ठीक है, अब आपका दूसरा चीज देखते हैं भाई, वैसोप्रेसिन हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गई। हाँ, आपको पूछ रहे डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो हार्मोन लिखना एडीएच। आपको पूछ रहे डायबिटीज मेलाइटस, इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है भैया, एडीएच का दूसरा नाम भी ध्यान रखना वैसोप्रेसिन। अब आपको पूछ रहे डायबिटीज मेलाइटस रोग, जो कल पढ़ाया था मैंने, डायबिटीज मेलाइटस, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें कहीं न कहीं क्वेश्चन आता रहता है, बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपका इंसुलिन हार्मोन जो होता है उस हार्मोन की कमी के कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस, और इस हार्मोन की कमी से होता है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है भैया, ओके। अब आगे चलते हैं अपन, जिसको एक हार्मोन और बचा हुआ है इस पीयूष ग्रंथि का, वो ले लेते हैं, जिसको कहते हैं एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन। ये बहुत बढ़िया हार्मोन है भैया। ये किस ग्रंथि को, लड़ने मारने मरने भिड़ने वाली ग्रंथि को बोल रहे हैं, वो पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। पहले ये ग्रंथि के जितने हार्मोन हैं पूरे बता देता हूं वापस। एक पहले देखिए एसीटीएच, पूरा नाम देखना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन। यानी ये आपके जो एड्रिनल ग्रंथि है, कौन
कौन सा हार्मोन? ACTH। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है भैया, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन पढ़ रहे हैं अपन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पढ़ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है ये ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन। ACTH हार्मोन, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन। ये जाके किसको कहता है भैया? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग पढ़ेंगे अपन, कॉर्टेक्स भाग और मेडुला भाग। ये कॉर्टेक्स भाग से जितने भी हार्मोन स्रावित होंगे, कॉर्टेक्स ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, अब ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जा रहा है कॉर्टेक्स भाग में जितने भी स्रावित होने वाले हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और लिंक हार्मोन, ये पढ़ेंगे। मैं आपको तीन हार्मोन तीनों वापस पढ़ाऊंगा जब कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देंगे। तो कॉर्टेक्स भाग से जितने भी स्रावित होने वाले हार्मोन, तीन हार्मोन है, इन तीनों हार्मोन के स्रावों को प्रेरित करने का काम करते हैं ये ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन, ACTH। तीनों हार्मोन का नाम बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वापस देखना भैया, दो बार पढ़ाया जाएगा, ये चीज दो बार पढ़ाई जाएगी आपको। जब आपको एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाई जाएगी तब ये आपको वापस बताया जाएगा भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और लिंक हार्मोन। मैं आपको वक्र के ऊपर स्थित होने वाली एड्रिनल ग्रंथि के जब पढ़ाऊंगा तब ये तीनों हार्मोन वापस बताऊंगा, तो आप एक दो बार पढ़ोगे इस चीज को, तो ध्यान रखना भैया, याद हो जाएंगे। तो पहला है हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, और तीसरा हार्मोन पढ़ेंगे अपन लिंक हार्मोन। लिंक हार्मोन दो होते हैं, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। लिंक हार्मोन, ये इस तीनों हार्मोन के बारे में वापस पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी इसके यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस हार्मोन को, आगे चलते हैं। आपका इस ग्रंथि के पश्चात आपका एक बार वापस बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत लंबी ग्रंथि है, तो इसको शॉर्ट में पूरी चीजें एक बार क्लियर करवा देता हूं हार्मोन के सहित, रोग सहित। तो अपन सबसे पहले पढ़ा था पीयूष ग्रंथि, हेडिंग डाल रहा हूं वापस और वापस बता रहा हूं पीयूष ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि है, इस ग्रंथि को कंप्लीट करते हैं, फिर ये तो बड़ी ग्रंथि है, उसके पश्चात बाकी इतनी बड़ी नहीं रहेगी। पर देखिए, अब आपको बताया जा रहा है पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है उनको एक साथ पूरा बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना भैया। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह मस्तिष्क में सेलर टर्सिका पार्ट में इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। गर्भवती महिलाओं में इसका भार बढ़ जाता है। किसका भार? पीयूष ग्रंथि का भार बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि का भार बढ़ जाता है। इसके पश्चात देखते हैं तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मास्टर ग्लैंड। एक मैंने कल चीज बताई थी आपको कि मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, तो हेड मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो हेड मास्टर ग्लैंड है जिसको कहेंगे हेड मास्टर, वो है आपका हाइपोथैलेमस। ये मैं पढ़ूंगा आपको जब मैं ब्रेन तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा, तब तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा, उस टाइम आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाऊंगा। बाकी सभी ग्रंथियां पढ़ाता जाऊंगा, पर हाइपोथैलेमस उस पर पढ़ाऊंगा। कारण क्योंकि भैया ये ब्रेन के पार्ट के अंदर देखेंगे हाइपोथैलेमस को, अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, उस टाइम लूंगा वापस। तो अब देखिए हेडमास्टर ग्रंथि पढ़ ली। अब यहाँ पे इसको पश्चात देखते हैं, तो पीयूष ग्रंथि के अंदर तो आपका इसके हार्मोन A to Z मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ दिखेगा नहीं, नीचे ऊपर ले रहा हूँ। देखिए भैया यहाँ पे ये देखिए इसके हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पहला हार्मोन जिसको पढ़ा था STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक साथ इसकी शॉर्ट ले लेना भैया। STH। दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, नहीं सॉरी LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसके पश्चात अपन देखे थे इन दोनों हार्मोन को एक ही में रखते हैं, जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन,
इन दोनों के अंदर आता है, ठीक है। अब आपका 14 हार्मोन देख लें तो आपका आएगा आपका TSH, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। 14 हार्मोन। 5वां हार्मोन देखेंगे तो आपका आएगा आपका, जिसको नाम है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बता दिया भैया, प्रसव पीड़ा हार्मोन। इसका दूसरा नाम है प्रसव पीड़ा, यानी गर्भवती महिलाओं में पीड़ा उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा, डिलीवरी के समय पेन उत्पन्न करने का कार्य करता है। 5वां छठा हार्मोन देखो, 6 नंबर हार्मोन, जिसका नाम है आपका ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन, ठीक है। इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है। 7वां हार्मोन देखें तो ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक प्रेरक हार्मोन। एक 8वां हार्मोन जिसका नाम बता देता हूं भैया, भूल गया था, अभी याद आया दिमाग में जब आपके पूरे हार्मोन आए तो, जिसका नाम है मेलेनोसाइट हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये भैया प्रेरक हार्मोन कहां पे कार्य करता है, इसका भी कार्य बताते हैं, प्रेरक हार्मोन। ये अभी भूल गया था, अभी याद आ गया आपको, बढ़िया, आपको एक साथ हार्मोन बताते हो। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है, त्वचा के रंग को निर्धारण करने का कार्य करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, तथा आपके शरीर के ऊपर तिल व मस्से होते हैं, उनका कारण भी यही होता है, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये होता कहां से स्त्रावित, तो आप पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, बायोलॉजिकल क्लॉक तीसरी आपको पढ़ेंगे बाद में, ये ग्रंथि, तब ये इस ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये प्रेरक का मतलब स्त्रवण कौन करा रहा है भैया, पीयूष ग्रंथि, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देना, किसको प्रेरणा दे रही है, पीनियल ग्रंथि को, क्या स्त्रवण करें, मेलेनोसाइट वर्णक हार्मोन को स्त्रवण करने का कार्य करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने का कार्य करता है, शरीर पर तिल व मस्से होते हैं, उसके मेलेनोसाइट हार्मोन के कारण होते हैं। अब ये हो गया टोटल, अब पीयूष ग्रंथि टोटल हार्मोन समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम, देखो STH, FSH, LH, TSH, ऑक्सीटोसिन, ADH, ACTH। अब मैं मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, कितने हार्मोन में टोटल हार्मोन हो चुके हैं, तो अब चलते हैं आगे। एक LTH हार्मोन है, जिसका नाम है लैक्टोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूध जनक हार्मोन, दूध को स्त्रवण करने को प्रेरित करने का कार्य करता है। ये तो थे आपके पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। अब आपको इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया, अब दूसरी ग्रंथि पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि आ रही है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब दूसरी ग्रंथि ले रहे हैं थायराइड ग्रंथि, पहले पीयूष ग्रंथि होगी, अब थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड। अब यह थायराइड ग्रंथि हो गई स्टार, पीयूष ग्रंथि लोकेटेड बता दी, ब्रेन के अंदर स्थित होती है, बता दिया, सेला टर्सिका इनवर्निकुलम द्वारा जुड़ी है। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है, तो इसके बारे में बताते हैं। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के सामने स्थित होती है भैया। इसका आकार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार H के समान होता है। श्वास नली के सामने H आकार की ग्रंथि होती है। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछे तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भैया, थायराइड ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर, अब क्वेश्चन को ढंग से समझना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यूं पूछ ले भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको यकृत देना है। यूं नहीं भाई आपको क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं सीधा, कभी कभी होता है भैया 4 ऑप्शन दिखते ही नहीं है, भाई 4 ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखे होंगे, यकृत, थायराइड, पीनियल,
और भी कुछ लिखा हुआ पीयूष, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन को ढंग से समझना है भाई कहां पे क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तब तो आपको थायराइड ग्रंथि। अपन बैठे रहते हैं एग्जाम में, नींद लेते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है एग्जाम में लाइन क्या लिखी हुई है वो पता नहीं चलता, लाइन पढ़ते कुछ है उत्तर देखते कुछ है, ईमानदारी से होता है। ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके साथ हो, ये सबके साथ होता है कि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कुछ है और ऑप्शन दिखता है कुछ है, और तो आपको ध्यान से पढ़ना है भैया कि थायराइड ग्रंथि लिखा हुआ है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो यकृत। क्यों भाई, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये तो, इसलिए इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये है बहिस्रावी ग्रंथि, ये पूरे शरीर में अगर पूछे पूरे शरीर की लॉकेट सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब थायराइड ग्रंथि लोकेशन बता दी विश्वास नली के सामने, आकार एच आकार का, और अंत श्वास नली के सामने। अब इससे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, इससे हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन, इससे हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन। भैया थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य होता है ये क्या करेगा भैया, आपके शरीर के अंदर बीएमआर, इस हार्मोन के अंदर क्या क्या कार्य होगा दे बता देते हैं। आपके शरीर के अंदर इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है, आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो कौन सा तत्व है, आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपके थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। आयोडीन आवश्यक तत्व होता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, तो बताते हैं थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है। ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, यानी आप खाते हो, भोजन करते हो, तो उस भोजन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है भैया, थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, ये करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस हार्मोन की कमी से बीएमआर रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, भोजन पचना बंद हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर आप खाते सॉरी अब आप देखिए बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर आपके आधारीय उपापचयी दर, इसका पूरा नाम क्या है भैया, आधारीय उपापचयी दर, आधारीय उपापचयी दर, उपापचय दर, यानी अगर आप खाते हो और उसका पूर्ण रूप से पाचन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तब उसको क्या कहेंगे भैया, थायराइड ग्रंथि के अंदर अगर आपका आधारीय उपापचय दर कम हो गई, शरीर के अंदर आधारीय उपापचय दर कम हो गई, तो क्या होगा, जो आपने खाया है उसका पाचन नहीं होगा, तो आपके शरीर के अंदर ये शरीर के अंदर चक्कर आने, ये कमजोरी महसूस हो जाती है। तो सबसे पहले बीएमआर रेट की कमी हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, पूरा नाम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस रेट में कमी आ जाएगी। इस कमी आने पर क्या हो जाता है, इस कमी आने पर क्या होगा भैया, इसके कमी आने पर आपको रोग हो जाता है गलगंड, और इसको घेंगा भी कहते हैं, घेंगा भी कहा जाता है, घेंगा रोग भी को घेंगा या गोइटर भी कहा जाता है, घेंगा व गोइटर। अब आपको कभी कभी पूछ लेते हैं भैया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा व गोइटर रोग होता है। घेंगा व गोइटर रोग किस कमी से, इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। और आयोडीन का भी पूछ लेते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड व घेंगा रोग, गंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, कई पे क्वेश्चन दे रखा होता है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड या घेंगा रोग, या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड या घेंगा रोग। अब आपको पूछेंगे किस हार्मोन की कमी के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, बीएमआर रेट कम हो जाती है, तो उसका उत्तर देखना भैया थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय दर कम हो जाती है, मनुष्य के अंदर थकान महसूस होती है, और आपका मनुष्य इस हार्मोन का सबसे बड़ा तकलीफ यही होती है भाई, इसके अंदर आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। अब आपको आगे चलते हैं, तो आगे आपका आता है
इसके अंदर विद थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ लिया, थायरोक्सिन हार्मोन की सब चीजें पढ़ ली अपन ने, ये देख लिया। इसके अंदर एक और चीज बता देते हैं भैया कि थायरोक्सिन हार्मोन के पश्चात इसमें रोग कौन से होते हैं, तो एक तो गैंग्लोगोइड हो गया, एक होता है एक्सोथैलेमिया, एक्सोथैलेमिया रोग होता है, उसके बारे में देखते हैं। एक्सोथैलेमिया ये क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इस हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण क्या होगा भैया, एक्सोथैलेमिया रोग, इसमें आंखों के गोलक बाहर आ जाएंगे, आंखों के गोलक बाहर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ये एक्सोथैलेमिया रोग में, ये आपके थायराइड ग्रंथि का रोग है। अब आपको आगे इसके पश्चात पढ़ाया जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि के पश्चात अपन पढ़ेंगे आगे की ग्रंथि जिसको कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के पश्चात पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि के पश्चात पढ़ेंगे एक छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, चल लेते हैं बता देते हैं, कल आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है, ओके। आज की यही करते हैं क्लास, टाइम हो चुका है, पढ़ाने का मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है भैया, पर क्या करें, टाइम का देखना पड़ता है। क्लास आपकी आज इतनी, कल अपन इसके पश्चात लेंगे आगे जो ग्रंथियां बची हुई है, पैराथायराइड, पीनियल, एड्रिनल, अंडाशय वर्ण, ये सभी ग्रंथियां आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।